हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। हमारी एक सीरीज चल रही है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के। लेकिन उस सीरीज को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से इस पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक में 1990 से लेकर के 2023 तक के आईएएस और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में पूछे गए पीसीएस के विभिन्न पेपरों का लगभग 250 पेपरों का संकलन दिया गया है। उसमें से साइंस के लगभग 3500-3600 क्वेश्चनों को लेकर के चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है और उन चैप्टरों में भी क्या किया गया है, छोटे छोटे सेक्शन बनाए गए हैं। हर एक सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको नोट्स दिए गए हैं, उसके बाद क्वेश्चनों को दिया गया है। क्वेश्चनों को पूरी तरह से डिटेल में सॉल्व किया गया है और जहां पे क्वेश्चन में अतिरिक्त जानकारी की जरूरत पड़ी है वहां पे नॉलेज प्लस के नाम से इसमें डाटा दे रखा है। इसके अलावा इस पुस्तक को 100% एरर फ्री बनाया गया है। लेकिन मान लीजिए टाइपिंग एरर अगर कोई रह भी गई हो तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे तो उस एरर को भी ठीक करते चलेंगे। फायदा क्या होगा बुक लेने का, तो जैसे हम कभी पढ़ रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है, शॉर्ट सिनॉप्सिस बनाने की जरूरत पड़ जाती है, कोई ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ जाती है, तो वो ग्राफ वगैरह आप इस बुक में ही ऐड करते चले जाइए। रिवीजन के लिए इससे क्या होगा, आपका बहुत कम टाइम खर्च होगा और जो बचेगा टाइम उस टाइम को आप और भी ज्यादा एमसीक्यू या जो रिवीजन है और फर्दर रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आधुनिक आवर्त सारणी। ऑलरेडी सीरीज को करते करते हमने फिजिक्स का पूरा कंप्लीट पोर्शन कर लिया है। आज केमिस्ट्री में हमारा तीसरा चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, इसमें टोटल 9 चैप्टर होंगे केमिस्ट्री में। ऑलरेडी हम थर्ड में चैप्टर पे चल रही है। इसके बाद बायोलॉजी चलेगी और उसके बाद टेक्नोलॉजी का पोर्शन कराया जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि हम 10 जून से पहले पहले इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो पहले तो आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी। शुरुआत में देखिए तत्वों की बहुत कम संख्या ज्ञात थी तो उनको डायरेक्ट हम याद कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई, अब उनको याद करना मुश्किल हो गया। तो लोगों ने क्या किया कि उनको उनकी खासियत या उनकी जो विशेषताएं मिलती थी उनके आधार पर अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड कर दिया। जैसे डोबे राइनर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए जिनको डोबे राइनर के त्रिक कहा जाता है। किसी ने अष्टक बनाए, सारे गामा करके इस तरीके से अष्टक बनाए, उसने 8-8 के ग्रुप बना करके देखे, उनमें सिमिलरिटी मिलती थी। लेकिन जो प्रयास किया गया कायदे से, वो प्रयास किया गया एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मेंडलीव। मेंडलीव ने सबसे पहले क्या किया, जिसको प्रॉपर आप आवर्त सारणी कह रहे हो, उस आवर्त सारणी को बनाया। उसने डिवीजन किया, कुछ लाइनें उसने इस तरीके से खींची, कुछ लाइनें उसने इस तरीके से खींची और इसमें तत्वों को रख दिया। तो आवर्त सारणी का आविष्कारक मेंडलीव को माना जाता है। लेकिन मेंडलीव ने क्या गलती कर दी अपनी आवर्त सारणी में, उसने ये कहा कि गुण जो हैं वो परमाणु भार पर निर्भर करते हैं, या ये कहिए कि जो रासायनिक गुण होते हैं या जो आवर्ती गुण होते हैं वो परमाणु भार के अनुक्रमानुपाती होते हैं या परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो गई। जब समस्थानिकों की खोज हुई तो बहुत प्रॉब्लम हुई। जैसे हाइड्रोजन 1 या सामान्य हाइड्रोजन की खोज हुई तो उसको नंबर 1 पे रख दिया गया। फिर ड्यूटेरियम की जब या भारी हाइड्रोजन की खोज हुई तो उसका भार 2 आया तो उसको दूसरे नंबर पर रख दिया गया। फिर ट्राइटियम की खोज हुई या रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन की जब खोज हुई तो उसका भार 3 था, जिसको तीसरे नंबर पर रख दिया गया। अब एक ही तत्व है जो अलग अलग 3 स्थानों पर उपस्थित है। समभारकों की खोज हुई तो उसमें फिर दिक्कत ये आ गई कि बहुत सारे पदार्थों को एक ही जगह पर डाल दिया गया। जैसे क्रिप्टॉन को डाल दिया गया, या मान लीजिए कैल्शियम को डाल दिया गया, पोटेशियम को, कैल्शियम को, इनको एक ही जगह पे डाल दिया गया क्योंकि इनके भार 40-40 करके आ रहे थे। तो जब समभारकों और समस्थानिकों की वजह से प्रॉब्लम हुई तो एक साइंटिस्ट सामने आया जिसका नाम है मोजले। मोजले ने यह कहा कि देखिए जो गुण होते हैं वो परमाणु भार पर निर्भर नहीं करते, बल्कि वो परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इस तरह से मोजले को
आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जन्म मोजले नामक एक साइंटिस्ट को कहा जाता है। उन्होंने ये कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, या ये सीधे सीधे याद कर लीजिए कि वो किस पर निर्भर करते हैं, तत्वों के परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें उन्होंने टोटल क्या किया कि 18 तो इस तरह की कॉलम बनाए। टोटल कितने बनाए? 18 कॉलम बनाए। आवर्त सारणी जो मेंडलीफ वाली है उसमें 18वां तत्व जिसको अक्रिय गैस कहा जाता है, ये ग्रुप नहीं था, अक्रिय गैस वाला ग्रुप नहीं था। और इन्होंने 7 आवर्त वही रखे जो मेंडलीफ साहब ने बताए थे। इस तरीके से 7 आवर्त वाली और 18 कॉलम वाली एक आवर्त सारणी मोजले साहब के द्वारा बनाई गई। इनमें जो फर्स्ट आवर्त है उसमें 2 तत्व हैं। ये तत्वों की संख्या याद करना कोई बहुत जरूरी नहीं है। इसको अति लघु आवर्त कहा जाता है। दूसरे आवर्त, आवर्त मतलब ये 1 2 3 4 5, ये जो 7 होंगे इनको आवर्त कहा जा रहा है। जो पंक्तियां हैं उनको आवर्त सारणी में क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। तीसरा होगा वो लघु आवर्त होगा, चौथा होगा वो दीर्घ आवर्त होगा, पांचवा होगा वो विषम है, सम आवर्त छठवां होगा जो दीर्घ आवर्त होगा, सातवां होगा वो कैसा होगा? वो विषम है। सम होगा, फिर से उसमें 32 तत्व होंगे, इसको अति दीर्घ आवर्त कहा जाएगा। जो 9वां होगा वो विषम होगा और 10वां होगा वो अति दीर्घ आवर्त होगा। अब इसमें से 10 में से 1 खाली गया, 2 खाली गए, 3 खाली गए, तो बचेंगे कितने? 7 बचेंगे ना। तो इन 7 को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है, जिनमें से पहला अतिलघु, फिर बाकी के 2 लघु, फिर 2 दीर्घ और बाकी के 2 अतिदीर्घ आवर्त के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे आयनन ऊर्जा के बारे में। आयनन ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऐसी ऊर्जा या वो विभव या वो ऊर्जा जिसके कारण कोई इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग हो पाता है, तो उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये कह रहा है आवर्त में जब आप बाएं से इधर की तरफ जाओगे तो आप ये जो आयनन ऊर्जा है उसमें वृद्धि होगी, और ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो इसमें कमी होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब है कि कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को कितनी ताकत से अपने साथ बांध करके रखता है। तो जब आप बाएं से दाएं जाओगे तो इसमें वृद्धि होगी, जब ऊपर से नीचे आओगे तो इसमें कमी होगी। वैद्युत ऋणात्मकता की बात करें कि कोई कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, कोई कितना नेगेटिव हो सकता है। जैसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, उसकी बात करें तो इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। जब आप बाएं से दाएं की तरफ जाओगे, ऊपर से नीचे आओगे तो इसमें कमी होगी। ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति के बारे में बात करें तो ये जब बाएं से दाएं तरफ जाओगे तो इसमें वृद्धि होगी, और ऊपर से नीचे आओगे तो इसमें कमी होगी। अब यहां से 2 जो गुण हैं, एक तो परमाणु त्रिज्या का और एक क्षारीय प्रकृति का, ये दोनों जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो ये दोनों ही गुण घटते हैं, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो दोनों ही गुण क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ तत्वों के उच्चतम और जो निम्नतम गुण है उनके बारे में बात करी गई है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस टाइप की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टेट पीसीएस में पूछी जाती है। कह रहा है सबसे हल्का तत्व अधातु के रूप में क्या है? हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व क्या है? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। द्रव धातु क्या है? मरकरी या पारा या Hg से इसको डिनोट करते हैं। द्रव अधातु एकमात्र ऐसी अधातु जो द्रव रूप में मिलती है ब्रोमीन है। एकमात्र ऐसी धातु जो द्रव रूप में मिलती है वो पारा होती है। सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर होता है। इससे कम सुचालक कॉपर होता है। इससे भी कम सुचालक के रूप में एल्युमिनियम होता है। तो आपने देखा होगा नॉर्मली जो वायर खींचे जाते हैं वो एल्युमिनियम के खींचे जाते हैं, वजह कि कॉपर काफी कम मात्रा में है और महंगा पड़ता है। सबसे अच्छा अधात्विक कुचालक, तो देखिए कुचालक जितने भी अधातु हैं वो सब कुचालक होते हैं, लेकिन कार्बन का एक रूप है जिसको ग्रेफाइट के नाम से जाना जाता है। कच्ची पेंसिलों में आपने देखा होगा जो निब होती है वो ग्रेफाइट की होती है। तो ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है।
सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धनीय धातु ये गोल्ड होती है। तन्य मतलब जिस धातु को खींचने पर तार बनाए जा सके, तो जिससे सबसे पतला तार बनाया जा सकता है वो धातु सोना है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है अगर हम किसी धातु को पीटे तो उसकी पतली लेयर बन जाएगी, एक चद्दर के रूप में बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, हम कोई मिठाई खाते हैं तो उस पर सोने की बर्क लगी रहती है, चांदी की बर्क लगी रहती है। उस तरीके से किस धातु को सबसे पतली बर्क में, सबसे पतली चद्दर में बदला जा सकता है, तो वो गुण क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता का। और ये धातु क्या है, गोल्ड सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होती है। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु की बात करें तो सीजियम सबसे ज्यादा एक्टिव धातु मानी जाती है। आगे हम बात करें, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व है वो क्लोरीन है। सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मकता वाला जो तत्व है वो क्लोरीन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन से बहुत जल्दी क्रिया करने वाला तत्व क्या है, क्लोरीन है। सबसे प्रबल अपचायक मतलब जो जब सबसे जल्दी हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेता हो या ऑक्सीजन को सबसे जल्दी अपनी तरफ खींच लेता हो, वो क्या है, लिथियम है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम है, क्योंकि ये पानी के साथ या ये कहिए कि हवा में जो वेपर उपस्थित है और ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्शन करता है। और ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, इसके रिएक्शन में बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है कि जैसे ही इसको पानी में छोड़ा जाता है तो एक विस्फोट हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि इसको मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। सोडियम सबसे मुलायम धातु भी होती है, इतना मुलायम होता है कि इसको हाथ में पकड़ के आप ऐसे करके मसल सकते हैं, जैसे आप गीली मिट्टी को मसल देते हैं। इसको जैसे आप मक्खन को बड़े आराम से चाकू से काट देते हैं, वैसे करके इसको काटा जा सकता है। हड्डियों और दांतों में पाया जाने वाला तत्व नंबर 1 कैल्शियम और नंबर 2 फास्फोरस। सर्वाधिक विषैली धातु है कौन सी, प्लूटोनियम। आगे प्रश्न पूछा गया है कि यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतरराष्ट्रीय रूप में कितने वर्ष पूरा होने के जो जश्न था वो मनाया था। देखिए 2019 में पूछा गया है, 2019 में ये मनाया गया था, तो उस साल ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो अब इस क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस नहीं है। बात यहाँ पे जब आवर्त सारणी की हो रही है तो मेंडलीफ वाली आवर्त सारणी की हो रही है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो उस साल 150वां वर्ष मनाया गया था, मतलब अब से लगभग 150 साल पहले आवर्त सारणी को मेंडलीफ द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आवर्त सारणी का पहला प्रकाशन 1869 में हुआ था। आवर्त सारणी को पहली बार रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीफ द्वारा डिजाइन किया गया था। इसलिए आज भी देखेंगे रासायनिक तत्वों के जो नाम रखे जाते हैं वो आज भी रूस की तरफ से ही रखे जाते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी के जो नामकरण है वो रशियन के, आप एक तरीके से मान सकते हैं, उस पर ज्यादा प्रभाव है। फिजिक्स में आप अगर देखेंगे तो फिजिक्स में जो एसआई पद्धति है उसके नामकरण पे आप देखेंगे फ्रांसीसी प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि एमकेएस सिस्टम फ्रांस से आया है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी रूस से आई है, तो वहां पे रूस का प्रभाव ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन 2023 का है, उस समय पर लगभग 102 तत्वों का ज्ञान था, लेकिन आज अगर हम बात करें तो हमको 118 तत्वों का ज्ञान है। तो आज 118 हैं, 118 के अगर सबसे ज्यादा निकट देखेंगे तो 100 है। उस टाइम के हिसाब से ये क्वेश्चन सही है, आज के हिसाब से भी हालांकि सही है, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपसे कोई पूछे कितने तत्व हैं तो 118 तत्व आज पता है। अभी तक 118 तत्वों की पहचान कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। देखिए ब्रह्मांड की अगर बात होगी तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। उसके बाद जो तत्व पाया जाता है वो हीलियम है। हमारे सूर्य की बात करेंगे तो भी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, और उसके बाद जो पाया जाता है तत्व वो
हीलियम है। आगे बढ़ते हैं। हीलियम, सॉरी, जो हाइड्रोजन है उसके परमाणु में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। सामान्य हाइड्रोजन की बात हो रही है, इसलिए ये सबसे सरल परमाणु है जो आवर्त सारणी पर नंबर 1 पर रखा होता है। प्रकृति में यह द्विआण्विक अवस्था के रूप में या गैस के रूप में पाया जाता है, जो कि वायुमंडल की बाह्य परत का मुख्य संघटक है। पृथ्वी हो गई, उससे ऊपर हमारा क्या है, क्षोभ मंडल है, उससे ऊपर समताप मंडल है, उससे ऊपर आयन मंडल है, फिर बाह्य मंडल की बात आती है। इनमें और बाकी छोटे छोटे मंडल भी हैं, जैसे समताप मंडल का एक भाग है जिसको ओजोन मंडल कह देते हैं, ऐसे और भी भाग हैं। तो जो सबसे बाहर है, बाह्य मंडल जिसको कहा जाता है, इसका जो मेन पार्ट है वो हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसों से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। तो जो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जो सबसे ऊपर की लेयर है इसको क्रस्ट या भूपर पट्टी के नाम से जाना जाता है, भूपर पट्टी के नाम से जाना जाएगा। ये क्या होती है, ये ठोस है, इसमें सबसे ज्यादा जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पर इस पर जो तत्व पाया जाता है वो सिलिकॉन है। इसके बाद एल्युमिनियम का नंबर आता है। जो दूसरे लेयर है पृथ्वी में उसको मेंटल कहा जाता है। मेंटल द्रव अवस्था में है। जो सबसे अंदर वाली परत है उसको कोर कहा जाता है, ये ठोस अवस्था में है। इसको निफे नाम से भी जाना जाता है। निफे का मतलब हो गया, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में निकेल और फेरस या लोहा जैसी धातुएं पाई जाती हैं। इसलिए जब पृथ्वी घूमती है तो इसके घूमने की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र का विकास हो जाता है। ठीक है, हमारा आंसर हमको मिल गया, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27% और एल्यूमिनियम 8.13% पाया जाता है। आयरन 5% पाया जाता है, कैल्शियम 3.65% और कार्बन 0.6% पाया जाता है। कार्बन जीवित जीवों के लिए अनिवार्य तत्व है, लेकिन इसकी मात्रा पृथ्वी में आप देखेंगे तो काफी कम है। ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा कौन सा उपलब्ध है, तो अभी हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम। इसके बाद अगर पूछेगा तो सॉरी, पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, इसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है। ठीक है, अभी इसके बारे में डाटा हमने देखा था। सिलिकॉन की खोज 1824 में जे बर्जीलियस के द्वारा की गई थी और लैटिन भाषा के सिलिका शब्द से, ये इतना डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिलिका शब्द से बना है। सिलिकॉन का प्रयोग कंप्यूटर अर्धचालकों में किया जाता है, इसलिए एक वर्ड आता है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली का मतलब होता है जहां पे आईसी कंप्यूटर का कार्य ज्यादा हो, उस जगह को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अमेरिका में ये सिलिकॉन वैली कहां से आया, कैलिफोर्निया में है। और भारत में बात करें तो बंगलौर में है। ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बंगलौर को कहा जाता है। कह रहा है कौन सा मूल तत्व है। अब देखिए ये क्या है, रेत, ये बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, तो ये तत्व नहीं होता। हमने पदार्थों को वर्गीकृत किया तो पदार्थ दो प्रकार के हमने देखे, एक थे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध में एक थे तत्व, एक थे यहां पे यौगिक, दूसरे थे अशुद्ध पदार्थ। इनको हमने कहा था कि ये है मिश्रण।
मिश्रण में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, कुछ पदार्थ मिले हुए रहते हैं जिनका संगठन निश्चित नहीं होता। ठीक है, रेत क्या है, मिक्सचर है, संगमरमर क्या है, CaCO3 है। तो ये तो एक अणु है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। शक्कर की बात करें तो शक्कर मतलब ये क्या है, सुक्रोज है, मतलब कि ये हो गया C12H22O11, ये भी क्या हो गया, एक यौगिक हो गया। अब बचा हीरा। हीरा अपने आप में क्या होता है, ये कार्बन होता है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा कहलाता है। इसे कार्बन का अपर रूप भी कहा जाता है, इसको एलोट्रॉप भी कहते हैं, मतलब कार्बन का ही अलग अलग रूपों में उपस्थित होना उसका अपर रूप कहलाता है। तो हीरा क्या हो जाएगा, मूल तत्व कार्बन हो जाएगा। हीरा क्या है, कार्बन का शुद्धतम क्रिस्टलीय अपर रूप है, जबकि बाकी की सारी जो चीजें हैं वो क्या है, या तो वो यौगिक हैं या फिर वो क्या है, मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। देखिए, जो टेक्नीशियम है ये सबसे पहले इसका उत्पादन किया गया। ठीक है, नॉर्मली क्या है, यूरेनियम के तक के तत्व प्रकृति में उपस्थित हैं। यूरेनियम का नंबर पड़ता है 92, और इससे आगे के तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा जाता है, और ये पृथ्वी पर नहीं पाए जाते, बल्कि इनको लैब में बनाया जाता है। ठीक है, तो 92 से आगे जितने भी हैं, 93, 94, 198 तक, सॉरी 118 तक, वो सभी लैब में बनाए गए हैं। अब अगर इनको हम ये कहें कि इनमें से अल्फा बीटा गामा निकलती रहेंगी, तो सबसे अंत में यूरेनियम पीबी या लेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नंबर बनता है 88। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब भी प्रयोगशाला में ही बनाए गए हैं, पर इनको बाद में बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तत्वों की जो अभी हमने बनाई थी ये वाली सीरीज, सॉरी, इसमें हमने तत्वों को डिवाइड किया था परमाणु में। परमाणु या तत्व तीन प्रकार के होते हैं। एक धातु होते हैं, धातु वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के समय इलेक्ट्रॉन पैदा करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। कुछ होते हैं अधातु, ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसे परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, अधातु कहलाते हैं। जबकि कुछ उपधातु होते हैं, ऐसे तत्व जो धातु और उपधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कौन एक तत्व नहीं है, तो तत्व के तीन प्रकार हैं, धातु, अधातु, उपधातु। अगर ये तीनों तत्व नहीं है तो गैस क्या है, गैस, सॉरी, ये तीनों अगर तत्व हैं तो गैस हमारा क्या हो जाएगा, गैस क्या है, एक मिश्रण है। इसलिए ये अशुद्ध पदार्थ है, और अशुद्ध पदार्थ कभी तत्व नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि गैस में हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। इनको भी अगर लें तो ये तत्व रूप नहीं है, ये यौगिक रूप है। तो जो अगर अलग अलग भी किसी गैस को ले लिया जाए तब भी वो तत्व नहीं होती है, बल्कि वो यौगिक फॉर्म में होती है। अगर हाइड्रोजन इस रूप में है, परमाणु रूप में, तब इसको हम तत्व कहेंगे।
अगर हाइड्रोजन इस रूप में है, गैस या अणु रूप में, तब हम इसको यौगिक कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइडों का सामान्य गुणधर्म क्या है? देखिए, जो जैसे जो आवर्त सारणी है वो कुछ इस तरह से है। यहां पे एस ब्लॉक के तत्व हैं शुरुआत में, इनका नेचर जो है वो कैसा है? क्षारीय है। यहां पे डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनका जो सामान्य नेचर है वो सामान्य तौर पर उदासीन, या फिर जो शुरुआत के 3 और 4 हैं उनका नेचर कैसा होता है? उभयचर। ये जो कहलाते हैं ये पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनके द्वारा अम्लीय नेचर के ऑक्साइड बनते हैं। अब नीचे जो तत्व हैं, 2 लाइन नीचे और खिंची हुई होती हैं, उनको एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, अगर ब्लॉक पूछने लग जाए। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है? तीसरे और चौथे। तो ये डी ब्लॉक के शुरुआत के जो तत्व हैं ये कैसे होते हैं? उभयचर प्रकृति के होते हैं। उभयचर ये होता है कि ये एक स्पेशल कंडीशन में क्षारीय होते हैं तो दूसरी कंडीशन के लिए अम्लीय की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर घटता जाता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जाता है? तो इसके बारे में तो हमने अभी बात करी थी। आयनन ऊर्जा, वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये क्या होती हैं? बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती जाती हैं और ऊपर से नीचे जाने पर ये घटती जाती हैं। अगर ये 3 एक जैसी प्रॉपर्टी को शो कर रही हैं तो ये जो चीज बचेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमने थ्योरी में भी इस चीज को पढ़ा था। तो परमाणु त्रिज्या के लिए यदि हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती चली जाती है, क्योंकि जो कक्षाएं हैं उनकी संख्या तो उतनी ही रहेगी लेकिन प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, जिससे इनके बीच में ज्यादा आकर्षण लगेगा और परमाणु की त्रिज्या घट जाएगी। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो पहले एक कक्षा होगी, फिर 2 कक्षाएं हो जाएंगी, तीसरे आवर्त में जाएंगे तो 3 कक्षाएं हो जाएंगी, कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो ये जो तत्व दिए गए हैं इनमें बोरॉन का सबसे ज्यादा होता है। नॉर्मल अगर पूछता है तो टंगस्टन आदि धातुओं का गलनांक उनसे भी ज्यादा होता है। याद करने की कोई बहुत ऐसा नहीं है। अब 1-2 क्वेश्चन ऐसा पूछ ही लेते हैं कि जो एकदम असंभव सा होता है या हद से ज्यादा फैक्चुअल होता है। तो अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो बोरोन का 2453 केल्विन, एल्यूमिनियम का 933, सिलिकॉन का 1693 और लोहे का 1808 केल्विन के बराबर होता है। गलनांक का मतलब होता है वो तापमान जिस पर गर्म करने पर कोई वस्तु पिघल जाती है, गल जाती है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उस तापमान को गलनांक कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। ये कह रहा है कि किसी वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ती हैं। तो ऊपर का जो स्टेटमेंट है उसमें घट जाती हैं, जबकि नीचे का जो स्टेटमेंट है उसमें बढ़ जाती हैं। इसलिए ऊपर का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, नीचे वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। डी हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी इस चीज को हम पढ़ के आ चुके हैं, परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ रही है, घट रही है। लेकिन नॉलेज प्लस को हम यहाँ देखेंगे
जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इस प्रक्रम के दौरान मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या से संबंधित है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर यह सामान्यतः बढ़ता है, क्योंकि नीचे की ओर जाने पर नया कोष जुड़ता जाता है। नई कक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी तो अभी त्रिज्या कम है, एक और कक्षा बढ़ जाएगी तो त्रिज्या का मतलब हो गया बीच से लेकर के सबसे बाहर वाले किनारे तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे कोष बढ़ते चले जाएंगे ये दूरी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। आगे हम देखेंगे, ये कह रहा है किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता चला जाता है। आयनन विभव कम नहीं बल्कि ज्यादा होता है। अभी ये फैक्ट हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती चली जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है वैद्युत ऋणात्मकता कम होती चली जाती है। कम नहीं भैया, ज्यादा होती चली जाती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो अब पूछ रहा कौन से सही है, तो केवल दो सही होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए, कथन एक और तीन सही नहीं है, क्योंकि किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, इधर से उधर जाने पर सामान्यतः आयनन विभव का मान बढ़ता है। इसका कारण यह है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा नाभिकीय आवेश क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। दोनों आवेश बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए विभव बढ़ जाता है, परंतु मुख्य कोषों की संख्या स्थिर रहती है, अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, मतलब हम बाएं से दाएं आते हैं, वैसे वैसे वैद्युत ऋणात्मकता अधिक हो जाती है, क्योंकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार या त्रिज्या घटती चली जाती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, तापमापी में प्रयोग। अब ये तो हमने ऑलरेडी जब फिजिक्स पढ़ी थी तो तापमापियों के बारे में हमने पढ़ा था। तापमापी में हम तमाम सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। हम इनमें गैसों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस इत्यादि। इसमें हम द्रव का प्रयोग कर सकते हैं। द्रव के रूप में एल्कोहल, पारा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठोस रूप में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, वहां पे हम प्रतिरोध के गुण का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हमसे पूछा है तापमापी में प्रयुक्त होने वाला द्रव है। द्रव यहाँ पे एल्कोहल भी प्रयोग होता है और पारा भी प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए इस क्वेश्चन पे क्या किया गया था, ए और सी दोनों पे मार्क्स दिए गए थे। हरियाणा पीसीएस के लिए जब बात हुई थी, सॉरी हिमाचल प्रदेश पीसीएस के लिए। अब इसकी अगर हम बात करें तो देखिए आंसर हमारा जो ज्यादा सटीक रहेगा वो पारा रहेगा, क्योंकि सामान्य तौर से जो तापमापी होते हैं उनमें हम पारे का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डॉक्टर वाला तापमापी हो, चाहे और जो बाकी के तापमापी हो, उनमें सामान्य तौर पर पारे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एल्कोहल का इस्तेमाल भी होता है द्रव के रूप में। ठीक है, सामान्य अगर पूछ रहा है आपको दोनों में से अगर एक चुनना पड़े तो आप पारा लगाइए, लेकिन अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन में है तो दोनों ही सही है। ठीक है, ऑलरेडी फिजिक्स में इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ के आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कौन सी इलेक्ट्रॉनिक जो संरूपण है धातु तत्वों के लिए होती है। धातु
जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अर्धचालक साझा करते हैं। इनमें सबसे बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें 4 से ज्यादा होंगे, 5, 6, 7 और 8। किसी भी परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी हो नहीं सकते। धातु की बात करेंगे तो इनमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बाहर वाली कक्षा में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब आप देख लीजिए, इसमें 8 है तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अधातु का एग्जाम्पल। इसमें बाहर 8 है, किसका एग्जाम्पल, अधातु का एग्जाम्पल। इसमें 7 है, किसका एग्जाम्पल, अधातु का एग्जाम्पल। इसमें सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 है तो किसका एग्जाम्पल, धातु का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपको याद होगा धातुओं को चालक कहा जाता है, धातुओं को अचालक कहा जाता है, और अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सही मिलान कराने के लिए कह रहा है, संयोजकता की बात कर रहा है। देखिए, फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन में सबसे बाहर वाली जो कक्षा होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि फ्लोरीन का जो नंबर होता है वो 9 होता है। अब 9 को अगर हम 2n², ये हमने जब बोर का नियम पढ़ा, नील बोर का, उसमें देखा था किसी कक्षा में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 9 को भरेंगे तो 2, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8, तीसरी कक्षा के लिए सिर्फ 1 बचेगा। तो फ्लोरीन का जो संयोजकता होगा वो 1 होगा। संयोजकता का मतलब, वैलेंसी का मतलब होता है किसी परमाणु की सबसे बाहर की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन जितने वो छोड़ रहा है उसको संयोजकता कहेंगे, या फिर वो इलेक्ट्रॉन जितने ग्रहण कर रहा है उसको संयोजकता कहेंगे। सॉरी, ये नहीं, सॉरी, नंबर ये नहीं होता, परिभाषा में ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा उस संख्या को, साझेदारी करेगा या देगा, उसको क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 2 और 7 आएगा। 9 को भरना है ना, तो ये तो 11 हो जाएगा, ये तो सोडियम का हो जाएगा। 9 को भरेंगे तो 2 और 7 हो जाएगा। इसको जरूरत पड़ेगी 1 की, क्योंकि कोई भी परमाणु होता है वो हर हालत में अपनी सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहे तो उसको अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके पूरे करने पड़े। जैसे सोडियम 2, 8, 1, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, या फिर उसको किसी और से इलेक्ट्रॉन लेकर के आपूर्ति करनी पड़े। फ्लोरीन के केस में वो 7 को 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए फ्लोरीन का जो संयोजकता होगा वो 1 हो जाएगा। सिलिकॉन में, जर्मेनियम में सबसे बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 4 हो जाएगी। एल्युमिनियम की बात करें तो इसका नंबर 13 होता है। 13 को अगर भरेंगे तो 2, 8 और 3 के रूप में भरा जाएगा। इसको 3 अगर इलेक्ट्रॉनों को ये छोड़ दे तो सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसलिए इसकी संयोजकता 3 हो जाती है, और सल्फर की संयोजकता बची हुई 2 हो जाती है। जो भी ऑप्शन मैच कर जाएगा उसको हम मिला डालेंगे। ठीक है, ओके। संयोजकता निकालनी कैसे वो आप समझ गए, नंबर बस आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, संयोजकता निकाली जा सकती है। अब फिर से मिलाने के लिए कह रहा है कि जो उपचयांक है या ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसके लिए तत्व के साथ
संयोजकता का गुणा करते हैं प्लस एक्स वाई, एक तत्व उसकी संयोजकता जेड ए मान लीजिए, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स एक्स तत्व उसकी संयोजकता प्लस वाई वाई दूसरा तत्व उसकी संयोजकता प्लस जेड जेड तीसरा तत्व उसकी संयोजकता। अब देखेंगे इन तत्वों में कोई आवेश नहीं है, बराबर आयन या आयनिकता। क्योंकि ये आयन नहीं है तो ये आयनिकता यहां पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, 8 को अगर हम भरेंगे तो 2 और 6, इसका मतलब ऑक्सीजन को अपनी सबसे बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब भैया इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये कह देंगे कि Mn का हमको पता करना है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पे 2 है और ये टोटल यहाँ पे 0 है। तो अगर हम Mn को निकालेंगे 2 दूनी 4, इसको इधर लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसमें माइनस प्लस को ध्यान नहीं रखा जाता। आप ये भी कह सकते हैं असल में ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है, क्योंकि ये 2 ले रहा है उस वजह से भी ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड में, तो कैल्शियम में कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। तो कैल्शियम बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी। तो इसको भैया हम 2 के साथ मिला देंगे। अगर C मिलता है 1 के साथ, C मिलता है 1 के साथ, C मिलता है 1 के साथ, तो D गया और C गया। अब देखेंगे A मिलता है 3 के साथ, A मिलता है 3 के साथ, तो ये भी गया। हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। बाकियों को भी ऐसे ही कैलकुलेट किया जा सकता है। एल्यूमिनियम का उपचयांक यहाँ पे 3 हो जाएगा, सल्फर का 6 हो जाएगा। निकालना आपको आ गया नंबर। तो हर चीज को कैलकुलेट, हर एक पॉइंट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 को कैलकुलेट करने के बाद ही हमको आंसर मिल गया है। तो आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये हो गया हमारा यहाँ पे आके समाप्त। तीसरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। हम बात करेंगे फिर से अपनी प्रीलिम्स पॉसिबल नाम से बुक की। इस पुस्तक में क्या है, 3600 से लगभग 3500 से लेके 3600 एमसीक्यू दिए हुए हैं। इतने सारे एमसीक्यू करेंगे तो साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू आते हैं, पुराने क्वेश्चनों में से जो रिपीट होते हैं, आप उनको एक तो बड़े आराम से कर पाओगे। दूसरी बात, इसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो सॉल्यूशन जब आप लगातार पढ़ोगे, हम लोग भी यहाँ पे लगातार आपको रिवाइज करा रहे हैं, आप उनको पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्टों में क्लैरिटी आएगी। शॉर्ट टाइम में तैयारी करने का एक ये तरीका होता है कि आप पुराने पेपरों को लगा डालिए। अब पुराने पेपर कहाँ सर्च करते फिरेंगे, उनके कहाँ सॉल्यूशन ढूंढते फिरेंगे। तो इसीलिए अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास से संबंधित सभी विषयों के एमसीक्यूज को एक साथ दे दिया गया है, जो आईएएस और डिफरेंट डिफरेंट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप पीटी इस बार देने वाले हैं, तो आप क्या करिए, ये सारी पुस्तकें आप ले सकते हैं। उसके साथ ही इन सभी सब्जेक्टों से रिलेटेड, जैसे हमारा विज्ञान का लगातार चल रहा है, ऐसे ही सभी विषयों से संबंधित कोर्स भी इस चैनल पर करवाया जा रहा है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये सारे के सारे जो लेक्चर हैं वो टाइम से टाइम डिलीवर हो जाएं और आपकी तैयारी को एक धार मिल सके। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 के साथ कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए